रात के लगभग 12 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच से गुजरते सुनसान जंगल में एक ट्रक सन्नाटे को चीरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रात का सन्नाटा पूरे जंगल और हाईवे पर छाया हुआ था। चारों ओर खामोशी थी, जिसे सिर्फ ट्रक की गूंज और हवा की सरसराहट उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। गोपाल, एक ट्रक ड्राइवर, उस रात नशे में धुत था। उसकी लाल आंखें और कांपते हाथ साफ दिखा रहे थे कि वह शराब के नशे में है। फिर भी वह तेज रफ्तार से ट्रक चला रहा था। शराब पीकर गाड़ी चलाना उसकी आदत बन चुकी थी। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। पहले भी कितनी बार मैंने शराब पीकर गाड़ी चलाई है। गीता मेरा इंतजार कर रही है। चलो थोड़ी रफ्तार और बढ़ा देता हूं। तभी गोपाल ने ट्रक की रफ्तार और भी बढ़ा दी। पहाड़ों के बीच सुनसान हाईवे पर इंजन की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। अचानक गोपाल के ट्रक के सामने एक महिला आ गई, जिसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था और एक हाथ में बैग थी। यह दृश्य देखकर गोपाल का दिल दहल गया। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में उसका नियंत्रण पूरी तरह बिगड़ चुका था। हट जाओ, सामने से हट जाओ। गोपाल की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखों में भय की परछाई उतर आती है। अचानक अंधेरे में गूंजती आवाज से गोपाल कांप उठता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। गोपाल घबराहट में बिना नीचे उतरे ही गाड़ी स्टार्ट करता है। और वहां से तेजी से भाग निकलता है। किसी तरह गोपाल घर पहुंचता है। घर की चौखट पर कदम रखते ही गोपाल का सारा नशा गायब हो जाता है। दरवाजे पर उसकी पत्नी गीता बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होती है। आजी, आज तो घर आने में बहुत देर कर दी। गीता, घर के भीतर चलो। आज मेरे साथ जो घटा है वह सब तुम्हें बताना है। अजी, आज तुम फिर शराब पीकर आए हो। तुम आज भी नशे में हो। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि गाड़ी चलाते समय नशा मत किया करो। हाँ गीता, तुम बिल्कुल सही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अजी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सब ठीक तो है ना? तभी गोपाल गीता को अपने साथ हुई सारी घटना बता देता है। अब मैं क्या करूं गीता? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अजी, तुम्हें वहां किसी ने देखा तो नहीं था ना? नहीं गीता, उस हाईवे पर 7 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता है। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वो औरत मुझसे मदद चाह रही थी। एक हाथ में उसका बैग था और दूसरे में उसका छोटा सा बच्चा। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपना होश खो दिया और अजी, कुछ दिन के लिए आप गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए। सेठ जी को बता दीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ गीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी सेठ जी को कह देता हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। गीता की बात मानकर
गोपाल अपने सेठ जी को बता देता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम पर नहीं आएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गोपाल उस घटना को भूल नहीं पाता। उस औरत का चेहरा और वह डरावना मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता है। गोपाल को डरा हुआ देखकर गीता भी असहज महसूस करती है। अजी, अब उस घटना को भूल जाइए। कब तक आप खुद को कोसते रहेंगे? गीता, अब मुझे काम पर जाना ही होगा। कब तक मैं यूं ही खाली बैठा रहूंगा? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? मैंने फैसला कर लिया है कि कल से फिर से गाड़ी चलाने निकलूंगा। नहीं जी, मैं तो कहती हूँ कुछ दिन और रुक जाइए। नहीं गीता, अब मैं सच्चाई से नहीं भागूंगा। जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। आगे जो भी होगा उसका सामना मैं करूंगा। लीजिए, पहले चाय पी लीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। दूसरे दिन गोपाल हाईवे के रास्ते से जा रहा होता है। तभी कुछ पुलिस वाले उसके ट्रक के सामने आ जाते हैं। रुको रुको, ट्रक को रोको। पुलिस वालों को देखकर गोपाल के होश उड़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा, इस डर से वह बुरी तरह घबरा जाता है। पसीने से भीग जाता है और डर से कांपने लगता है। उतरो उतरो, नीचे उतरो। गोपाल ट्रक से उतरकर नीचे आ जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? जी साहब, गोपाल नाम है मेरा। अच्छा गोपाल, इस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी है? जी नहीं साहब, इस बारे में मुझे कुछ खबर नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 दिन पहले इसी हाईवे पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें किसी ने एक मां और उसके बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी तक पहुंच जाएंगे। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताना। जी साहब, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। घर लौटते वक्त गोपाल के मन में सवालों का तूफान था। अब किस मोड़ पर जिंदगी ले जाएगी? उसका दिमाग जैसे बंद हो चुका था। तभी अचानक उसके ट्रक की हेडलाइट्स के सामने कोई आ जाता है। गोपाल का ट्रक अचानक ब्रेक लगाकर उसी जगह थम गया। वही जगह जहां उसने औरत और बच्चे को कुचलकर रात के अंधेरे में भाग लिया था। अब उस जगह पर खड़ा उसका ट्रक मानो उसके अपराध की गवाही दे रहा था। भैया, जरा मदद कर दीजिए, आगे तक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ बस और ऑटो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। गोपाल पहले सोच में पड़ जाता है कि इतने सुनसान हाईवे पर एक अकेली लड़की क्या कर रही है। फिर अगले ही पल वह उसे बैठने के लिए कह देता है। ठीक है मैडम, आइए बैठिए। लड़की को ट्रक में बैठाने के बाद गोपाल ने इंजन चालू किया और ट्रक सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। लड़की के ट्रक में बैठते ही गोपाल की नाक में एक अजीब सी सड़न की गंध भर जाती, मानो कोई सड़ा गला मांस उसके आसपास मौजूद हो। वैसे मैडम, आपको कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा। बस थोड़ा आगे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर शिवापुर गांव जाना है। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? कहिए, मैं सुन रही हूँ।
आपको इस वीरान हाईवे पर अकेले नहीं निकलना चाहिए था। ऐसे रास्तों पर किसी का साथ होना जरूरी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अकेले नहीं निकलना चाहिए था। 5 दिन पहले की ही बात है। इसी हाईवे पर एक माँ और उसके बच्चे को बेरहमी से कुचलकर कोई भाग गया था। गोपाल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह पूरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगता है। तुम कौन हो? मैं वही माँ हूँ जिसे तुमने उसके मासूम बच्चे के साथ इस ट्रक के नीचे बेरहमी से कुचलकर मौत के हवाले कर दिया था। अचानक ट्रक के भीतर बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठती है। लड़की का चेहरा धीरे धीरे विकृत और भयावह रूप लेने लगता है। यह सब देखकर गोपाल का दिल दहल जाता है और वह ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो देता है। गोपाल ने जैसे ही नियंत्रण खोया, ट्रक मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ गया। ट्रक बेकाबू होकर सड़क से बाहर निकला और तेज रफ्तार में गहरी खाई में जा गिरा।